तो चलिए आज विश्लेषण होगा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का, क्योंकि 4 चरणों में मध्य प्रदेश के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 29 लोकसभा सीटें जिन पर 4 चरणों में मतदान हुआ। तो पहले चरण में मतदान हुआ, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण यानी कि जो कल था उसमें बची हुई 8 सीटों पर मतदान हुआ। 23 सीटों पर अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने प्रतिशत तक की जो गिरावट है वो देखी गई, तो 23 सीटों पर कम वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले 4% तक का जो मतदान प्रतिशत है वो घटा है। तो इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान हुए थे और अगर इनके पूरे समीकरण समझने की कोशिश करें तो 6 सीटों पर मतदान ज़्यादा हुआ है, 23 सीटों पर वोटिंग कम हुई है। ये पिछले चुनावों के आंकड़े, जैसे 2019 की बात करें तो 2019 के मुकाबले अब 4% तक जो मतदान है वो घटा है। चौथे चरण की 8 सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा करीब 75% रहा है। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 66% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण की 8 सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा करीब 72% रहा और ये आंकड़ा पहले, दूसरे, तीसरे चरण की तरह पिछले चुनाव के मुकाबले कम ही रहा। 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 79.46% था। 2024 में यह आंकड़ा 74.86% हुआ, यानी कि करीब 4% तक की गिरावट जो है वो 2019 के मुकाबले अब देखी जा रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उज्जैन लोकसभा सीट की, 2019 में यहाँ पर 75% से ज़्यादा मतदान हुआ था, 75.4%। 2024 में 73.03% और इस बार का जो अंतर रहा है वो करीब 2% का जो अंतर रहा है, 2% कम मतदान इस बार उज्जैन लोकसभा सीट पर हुआ है। रतलाम लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। 2019 में 75.66% मतदान हुआ था। 2024 में इस बार गिरावट दर्ज की गई है, करीब 3% तक की गिरावट और 2024 में 72.86% मतदान हुआ है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, मंदसौर की बात कर लेते हैं। 2019 के आंकड़े देखिए, 77.84% वोटिंग हुई थी 2019 में। इस बार यह आंकड़ा गिरता है, करीब 4% के करीब ये आंकड़ा गिरता है और इस बार जो वोटिंग हुई है 2024 में 74.5% वोटिंग 2024 में हुई है। और इसी के साथ ही अगली सीट की तरफ हम बढ़ते हैं, धार की हम बात कर लेते हैं। धार के 2019 के आंकड़े देखिए, यहाँ पर भी 75% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। 2019 में 75.25% 2019 में वोटिंग हुई है, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा गिरता है, 71.5% वोटिंग इस बार 2024 के चुनाव में हुई है। करीब 4% तक की गिरावट यहाँ पर भी देखी जा रही है। और अब बात करते हैं सबसे चर्चित सीट इंदौर, और 69.31% मतदान हुआ था 2019 में और इस बार सीधा 8% तक का अंतर आया है, यानी कि मात्र 60.53% ही इस बार मतदान हुआ है। खरगोन लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। 2019 में 77.82% और 2024 में 75.79%, यानी कि करीब 3%, 2 से 3% तक का अंतर इस बार के मतदान में आया है। खंडवा लोकसभा सीट पर आप नजर डालें तो इस बार 2019 में 76.9% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 70 के करीब वोटिंग हुई है, यानी कि 4% के करीब यहाँ पर ये जो है वो अंतर रहा है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम ज़्यादा जानकारी करेंगे और इसका पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। रमेश जी, बहुत स्वागत है BSTV में आपका। जी धन्यवाद।
रमेश जी, ये जो आंकड़े आए हैं काफी चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इन 8 सीटों की बात करें और 2019 के मुकाबले इनकी तुलना करें तो करीब करीब 4% तक की गिरावट रही है। मालवा निमाड़ की ये पूरी सीटें हैं 2019 में जहां पर बढ़ चढ़कर मतदान हुआ था, सारी सीटों पर हमने देखा कि 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार इस गिरावट के क्या मायने समझे? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, आपने 2019 के तो आंकड़े बताए हैं जी, लेकिन मालवा निमाड़ में हर लोकसभा चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत बहुत अच्छा रहता है, हमेशा अच्छा रहता है जी। अब पिछली बार की तुलना में और इस बार की तुलना में जो थोड़ी 19-20 की गिरावट देख रहे हैं, अभी जो आंकड़े आए हैं वो कल शाम को 5 से 6 बजे तक के हैं। इसमें अभी थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी वो वृद्धि उसको टच थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा, लेकिन थोड़ा कम तो रहेगा ही। और इसका कारण ये है कि पिछली बार जो चुनाव था, बहुत चुनाव ऐसा लग रहा था कि चेतना का चुनाव है, थोड़ा सा मतदाता के भीतर अधीरता भी थी, उत्साह भी था और उसके कारण वो मतदान का प्रतिशत बढ़ा। इस बार 2 चीजें हैं जिसके कारण थोड़ा मतदान का प्रतिशत गिरा है। एक बार तो ये लग रहा है वातावरण में, परिणाम क्या होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं को थोड़ा ये लग रहा है कि चुनाव तो हार ही गए, तो ये वातावरण सा बन गया। वो हारे ना हारे ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उनको लग रहा है, तो इस कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता में जो उत्साह रहना चाहिए था वो उत्साह कम था। और बिल्कुल रमेश जी, और ओवरऑल अगर हम कल के चौथे चरण के परसेंटेज देखें तो जो गिरावट हुई है, क्या इसमें हम एक इंदौर की भी भूमिका मान सकते हैं, क्योंकि इंदौर में 60% ही मतदान हुआ है, उस वजह से भी ये गिरावट देखी जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से। बस 1 सेकंड और मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी बिल्कुल। भाजपा का कार्यकर्ता निचले स्तर पर इसलिए बहुत कम सक्रिय रहा कि उसको लग रहा था कि हम तो जीत ही रहे। तो ये जो भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता का निचले स्तर का जो मनोविज्ञान है, उसके कारण ये मतदान का प्रतिशत इसमें गिरावट आई। इंदौर की अगर आप देखें, इंदौर का ये जो घटनाक्रम घटा है, हालांकि मुझे तो इंदौर में जितना मतदान हुआ इससे भी मुझे कुछ कम लग रहा था, जिससे भी कुछ गिर जाएगा, क्योंकि लग रहा था कि कांग्रेस को जो वोटर है वो संभवतः वोट देने नहीं जाए, पर हो सकता है नोटा को या किसी और को गया होगा। तो इस घटनाक्रम ने भी पूरे मालवा निमाड़ पर प्रभाव डाला है और इसका प्रभाव के कारण भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा। लेकिन जिस तरीके से पहले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत गिरा और चुनाव आयोग ने और सामाजिक संगठनों ने जो फिर बीड़ा उठाया मतदान का, और मीडिया की भी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रही। मीडिया के भी लगभग हर कार्यक्रम में, अपने चैनल ने भी बार बार कहा कि मतदान करने जाइए, उससे फिर ये चौथे चरण का मतदान का प्रतिशत सुधरा। बाकी अगर पहला चरण का देखेंगे, दूसरे चरण का मतदान का प्रतिशत तो बहुत गिरा है, लेकिन फिर भी ये जो अभी आंकड़े आए हैं इसमें करीब 2% की करीब वृद्धि और होगी। जो अंतिम आंकड़े आएंगे इसको अपन संतोषजनक मान सकते हैं कि पहले चरण और दूसरे चरण की तुलना में ये संतोषजनक है। तो कुल मिलाकर के मतदाता ने अब अपना निर्णय तो दे दिया है ईवीएम मशीन को, अब 4 तारीख को उसका रिजल्ट देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट आएंगे तो किसके पक्ष में रिजल्ट आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस सीट पर किन का मुकाबला था और किस तरीके से वहां पर मतदाताओं ने मतदान किया। तो सबसे पहले हम देवास की बात कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी मैदान में थे। उज्जैन की बात करते हैं, अनिल फिरोजिया बीजेपी के प्रत्याशी थे और महेश परमार उनके प्रतिद्वंदी थे, कांग्रेस से प्रत्याशी थे महेश परमार। इसी के साथ ही मंदसौर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो चुनावी मैदान में है बीजेपी के सुधीर गुप्ता और कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर। इसी के साथ रतलाम की बात कर लेते हैं, अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया जमीनी मैदान पर है। और इसी के साथ धार की बात कर लेते हैं, सावित्री ठाकुर है और राधे श्याम मोवेल कांग्रेस के प्रत्याशी है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं खरगोन की, तो गजेंद्र पटेल बीजेपी के, तो पोरलाल खड़ते कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धार से विक्की राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शाहजहांपुर से अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं विक्की आपका रुख करूंगी। धार के अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर भी 2019 के मुकाबले हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल हम देखें 8 चरणों की सीट का तो काफी अच्छा मतदान भी से कह सकते हैं। खास तौर पर जो ग्रामीण वाला क्षेत्र है, आदिवासियों ने काफी बढ़ चढ़कर मतदान किया है, काफी उत्साह उनमें दिखाई दिया इस बार।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सुबह से ही देखा जा रहा था, सुबह से ही जो लोग हैं और यहाँ के जो आदिवासी बेल्ट, ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ भी सुबह 6 बजे से लोग, सुबह 6 लोग हैं वो पहुंचने लगे थे और वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वोट कर रहे थे। तो इसका जो हमने जो देखा है संपूर्ण यहाँ धार जिले से, तो महू की भी बात करें तो जो वोट प्रतिशत है वो बड़ा है और लोगों में एक उत्साह था, एक ललक थी, ऐसा लग रहा था मानो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग जो है पहुंचे, वोट किया और इस लोकसभा के चुनाव में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। माना जाता है आदिवासी ट्राइबल एरिया है, हम बात करें यहाँ पर पुक्ची की बात करें, गंधवानी की बात करें, सरदारपुर की बात करें, धर्मपुरी की बात करें, तो ये जो क्षेत्र है पूरा ट्राइबल एरिया माना जाता है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों में आज इतनी जिस प्रकार से कल उत्साह था वोट को लेकर के, लोग पहुंचे, घर से निकले और वोट किया। तो तमाम जो लोग भारत के लिए वोट करने के लिए निकले थे, खैर जो भी होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिर भी जो उत्साह था वो देखने लायक था। हम यहाँ पर अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ भाजपा वर्सेस कांग्रेस दो ही कैंडिडेट थे यहाँ पर। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पिछले हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 2014 में सावित्री ठाकुर को भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया था, उसके बाद में सावित्री ठाकुर का टिकट काटा था और 2019 में यहाँ पर छतर सिंह दरबार को मौका दिया था। पुनः जो है कि रिपीट किया गया है, भाजपा ने यहाँ पर सावित्री ठाकुर को उतारा है और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर राधेश्याम मूवेल को मौका दिया। ऐसे में यहाँ पर जो मुकाबला है काफी रोचक देखने को हमें मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर मतदान का जी से यहाँ पर पिछले हम 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से मतदान लोगों ने बढ़ चढ़ के किया था, वो मतदान आज 2024 में हमें देखने को नहीं मिला है। लगभग 4% के लगभग मतदान कम हुआ है। तो इसे निश्चित तौर पर देखा जाए कि कहीं न कहीं एक, और आपको बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक मौसम बिल्कुल विकी, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कल चौथे चरण के साथ ही मध्य प्रदेश के जो चुनाव थे, जो मतदान थे, वो संपन्न हो चुके हैं। शाहजहांपुर साथ साथ अगर हम इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके का मतदान प्रतिशत रहा है, क्या कुछ अंतर हमें पिछले चुनाव के मुकाबले देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, कल चौथे चरण का और मध्य प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व के बीच में मध्य प्रदेश ने अपनी इस अंतिम भूमिका के साथ ही इसकी पूर्ण आहुति भी की है। बात अगर देवास शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र की यहाँ पर करें तो देवास लोकसभा सीट पर यहाँ पर करीब 74% से अधिक मतदान यहाँ पर हुआ है। हालांकि जो लोकसभा 2019 के जो चुनाव थे उससे कम प्रतिशत इस बार मतदान हुआ है। साथ ही साथ शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र की भी अगर बात करें तो इस पर भी 76.70% मतदान हुआ है। यहाँ भी तकरीबन 4% कम मतदान दर्ज किया गया है। कारण साफ है, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी इस वक्त देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि कुछ लोग शहर से पलायन कर चुके हैं। कल बारिश ने भी यहाँ पर बाधा डाली थी, लेकिन इन सबके बावजूद सुबह से ही 7 बजे से जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोग पूरे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे थे। हर वर्ग के लोग इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे। उसकी तस्वीर भी हम DSTV के जरिए लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व को लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ में इसमें सहभागिता ले रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन 2019 के कंपैरिजन अगर हम देखें तो 4% मतदान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम पूरे देवास संसदीय क्षेत्र की बात करें तो अलग अलग विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें दीपक जोशी की, जब वो दल बदल कर कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उसका भी एक खासा असर इस सीट पर दिखाई दे रहा था। कितना प्रभावित करने वाला इस कदम को हम मान सकते हैं? और अलग अलग विधानसभा का भी अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ आंकड़े रहे, क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा? लोकसभा जो सीट है 4 जिलों की 8 विधानसभा इसमें शामिल होती है, जिसमें शाहजहांपुर जिले की शाहजहांपुर, कालापीपल और सुजालपुर, देवास है, आगर, हाटपिपलिया, सोनकच्छ और ऐसे टोटल जो 8 विधानसभा इसमें शामिल है। बात रही दीपक जोशी की तो लगातार लंबे समय तक वे बीजेपी में रहे।
मंत्री भी रहे, उसके बाद में उनकी नाराजगी के चलते वे कांग्रेस में शामिल हुए और लगातार कांग्रेस की तरफ से वे प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो देवास शाजापुर जो सीट है ये बीजेपी का गढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि दीपक जोशी बहुत कुछ जादू चला पाए हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब प्रचार प्रसार का जब टाइम चल रहा था तो इस पूरे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है महेंद्र सिंह सोलंकी बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह मालवी के कई आगे दिखे। राजेंद्र मालवी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने तो शाजापुर विधानसभा में कहीं प्रचार प्रसार ही नहीं किया, जबकि महेंद्र सिंह सोलंकी लगातार लोगों के बीच पहुंचे। शाजापुर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कई गांवों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ऐसे में यह कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कांग्रेस का कई जादू बिल्कुल, यानी कि अजय हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी तैयारियों में भी पिछड़ी है और चुनाव प्रचार में भी बीजेपी से काफी पीछे नजर आई है। अजय आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। विक्की हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, अगर हम धार की बात करें तो काफी संवेदनशील ये क्षेत्र माना जाता है, खास तौर पर जब से ऐलान किया गया है धार भोजशाला का, तब से काफी विवादों में भी रहा है। लेकिन एक ऐसा पक्ष है जो इसको स्वीकार कर रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से नाराजगी भी हमें दिखाई दे रही थी। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर मतदाताओं के बीच देखने को मिला है? क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया इस बार रही है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भोजशाला का मामला है, तो भोजशाला एक हम धार की बात नहीं करें, अभी तो मध्य प्रदेश से ये संपूर्ण भारत का विषय है भोजशाला, क्योंकि जिस प्रकार से भोजशाला को जिस प्रकार से लोगों ने सहा है, कई प्रकार की पीड़ाएं लोगों ने भोगी है और कई प्रकार के जतन किए हैं, जब जाकर के कहीं न कहीं आज जो हम हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष को कहीं न कहीं लगातार पिटीशन दायर करने के बाद में जो है पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर उसके सर्वे का जो काम चालू किया है, उसके बाद में से अब जो है सर्वे भी लगभग 53 आज शायद 53वां दिन है और 53वें दिन का जो सर्वे है वो जारी है। ऐसे में भोजशाला का जो मुद्दा है वो इस लोकसभा चुनाव में अहम माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मंच से भोजशाला का जब जिक्र किया तो एक देखने लायक वातावरण यहाँ पर हमें देखने को मिला कि पूरे ही पंडाल में मोदी मोदी की गूंज जो हमें सुनाई दे रही थी। तो निश्चित तौर पर भोजशाला को लेकर के संपूर्ण जो यहाँ के लोग हैं धार के, उन्हें भी काफी उत्साहित आज प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सर्वे हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से सर्वे के अंदर बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, जिसमें हम दीवारों की बात करें, अन्य सिक्कों की बात करें, तो तमाम जो चीजें निकल कर आ रही है उससे हिंदू पक्ष को कहीं न कहीं राहत हमें देखने को मिल रही है। वहीं बात करें हम यहाँ पर तो एक चुनावी रहता है कि चुनाव में किसी न किसी प्रकार का मुद्दा कोई रहे, तो भोजशाला एक विशेष मुद्दा रहा है यहाँ पर। तो इस बार लगता है कि भोजशाला को लेकर के भी जो यहाँ के मतदाता हैं, हालांकि ट्राइबल एरिया है, फिर भी शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ पर पीथमपुर की बात कर लें, हम प्रॉपर धार की बात कर लें, हम बदनावर की बात कर लें, महू लग जाता है पास में, तो सब सभ्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं और एजुकेटेड लोग हैं, तो 100% सबको मुद्दा समझ में आता है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, यानी कि विकी हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो मुद्दा था काफी प्रभावी रहा और मतदाताओं के मन में इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं असर भी डाला। विकी, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका। शाजापुर से हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।